देखिए, आदर्श भाषा पाठ्यक्रमे यहाँ पे बता रहा है कि अगर एक आदर्श भाषा का पाठ्यक्रम बनाना है, सिलेबस बनाना है। मान लीजिए आप हिंदी भाषा का सिलेबस बनाना चाहें, या संस्कृत भाषा का सिलेबस बनाना चाहें, या अंग्रेजी भाषा का सिलेबस बनाना चाहें, तो सिलेबस बनाने में, पाठ्यक्रम बनाने में आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि उस भाषा के पाठ्यक्रम का कुछ न कुछ क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। उसकी कुछ न कुछ अंतर्वस्तु या प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी उसमें कुछ न कुछ क्या होनी चाहिए, गतिविधियां भी होनी चाहिए। इसके अलावा भाषा अध्यापन अधिगम में क्या होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। जब भी सिलेबस बनता है तो आप देखते हैं कि कुछ कहानी रहती है और उसके साथ साथ कुछ क्या रहती हैं, कविताएं भी रहती हैं, यानी कुछ प्रक्रियाएं भी रहती हैं। इसके अलावा लास्ट में आप देखेंगे तो हर चैप्टर के बाद 4-5 प्रश्न रहते हैं मूल्यांकन के लिए, कि बच्चे को जो कुछ पढ़ाया गया है उसमें से बच्चे का कितना तैयार है। तो इसलिए आपको देखना है कि किसी भी भाषा के पाठ्यक्रम को बनाते समय आपको उद्देश्य, अंतर्वस्तु, प्रक्रिया और मूल्यांकन का क्या करना है, ध्यान देना है। इसी को देखिए हिंदी में लिखा है कि आदर्श भाषा पाठ्यक्रम में उद्देश्य, अंतःवस्तु, प्रक्रिया, भाषा अध्यापन अधिगम और मूल्यांकन होता है। ठीक है। इसके बाद अगला देखिए है कविता नाम पाठयन, यानी कविता को पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है वह किस चीज का मूल्यांकन करने का होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है रसा स्वादने, यानी कविता का संबंध ही किससे होता है, रस से होता है, आनंद से होता है। ठीक है। तो कविता नाम पाठयन अध्यापकः कवितायाः रसास्वादने मूल्यांकने च ध्यानम प्रच्छयेत, यानी कविता पाठ में अध्यापक को कविता के रसास्वादन का मूल्यांकन और ध्यान देना चाहिए। अगला देखिए क्या है, पत्राधान। अगर संस्कृत में कहीं पर भी पत्राधान लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, पोर्टफोलियो। जैसे हमको तो अंग्रेजी में पता ही है कि पोर्टफोलियो क्या होता है, लेकिन अगर हमें ये सोचिए कि अगर संस्कृत में ना पता रहे और अंग्रेजी ना लिखा हुआ, ज्यादातर तो आपके संस्कृत के सीटेट में अंग्रेजी लिख दे रहा है, ठीक है, लेकिन बाय द वे अगर संस्कृत तो भाषा है उसमें अंग्रेजी नहीं लिखेगा तब भी उसकी कोई गलती नहीं। अगर ना लिखा हो और पत्राधान लिखा हो तो आप जान जाएंगे कि पत्राधान का मतलब क्या है, पोर्टफोलियो। पत्राधान का मतलब है पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, एकत्र करना। यानी विभिन्न क्षेत्रों के जो भी आपके परफॉर्मेंस हैं उनको एक जगह करके एक रिपोर्ट बना देना, एक फाइल बना देना ही क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो। तो यही आपको पोर्टफोलियो में संस्कृत में ज्यादातर वही मिलेगा, एकत्रितानि करोति, यानी एकत्र करना। देखिए छात्राणाम शिक्षणस्य निष्पादनस्य, तो यहाँ पे आपको कई बार बताया गया है कि आकलन हो चाहे मूल्यांकन हो, उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, निष्पादन के लिए, मतलब बच्चा कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसमें क्या सुधार करने लायक बचा है शेष, यानी कुल मिला जुला के आकलन हम सुधार और निष्पादन के लिए करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि छात्र जब शिक्षण कार्य कर रहा है तो उसका निष्पादन करने के लिए हम आकलन करते हैं। लेकिन जब हम भिन्न भिन्नावसरेषु कानिचित प्रकरणानि, यानी भिन्न भिन्न प्रकरण, जैसे खेल में कितना नंबर पाया, संगीत में कितना नंबर पाया, स्काउट गाइड में कितना नंबर पाया, हर विषय में कितना नंबर पाया, यानी भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न प्रकरण को जब एकत्र करके एक रिपोर्ट हम बनाते हैं एकत्र करके, तो उसी को हम पत्राधान कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला देखिए क्या आ जाएगा, उपचारात्मक अध्यापनम यत निदानात्मक परीक्षाया पश्चात कार्यते अस्ति।
तो देखिए पश्चात मतलब तो लगभग सभी लोगों को पता होगा कि पश्चात मतलब बाद में, यानी यहाँ पे कह रहा है कि निदान परीक्षा के बाद करते हैं क्या, उपचार। यानी निदान परीक्षा जब हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उपचार। तो यहाँ पे निदान का मतलब सभी को पता है कि निदान का मतलब कमी का पता लगाना, या ऐसे लिखा रहेगा संस्कृत में दोष लिखा रहेगा, दोष का पता लगाना। दोष मतलब कमी, कमी का पता लगाना या दोष का पता लगाना क्या है, निदान है। और उसी दोष को दूर कर देना क्या है, उपचार। तो हमेशा आप रखेंगे याद कि पहले क्या होता है, निदान, और बाद में क्या होता है, उपचार। पहले कमी का पता लगाया जाता है, फिर कमी को दूर किया जाता है। तो आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा रहेगा, ये आपका ये ऑप्शन है और इधर क्या है, प्रश्न है। कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षा के बाद करते हैं, तो क्या करते हैं, उपचार करते हैं। यानी जो निदानात्मक परीक्षा के बाद का कार्य होता है वह क्या होता है, उपचारात्मक अध्यापन होता है। अगला देखिए, विद्यार्थी नाम श्रवण कौशलम मूल्यांकनम उपयुक्तमः शिक्षकेन कथिताया कथाया। तो यहाँ पे देखिए इतना तो समझ में आ ही जा रहा है कि कथिताया कथाया का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी चीज को कहने की बात हो रही। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यही कह दीजिए कि कथा के कहने की बात हो रही। कथा के कहने का मतलब कुछ कहने यानी वाचन करने की बात हो रही है। पुनर्पठनम मूल्यांकन गतिविधि, यानी श्रवण कौशल का मूल्यांकन करने की बात हो रही है। और श्रवण कौशल का मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो वाचन करके, ठीक है, कैसे, वाचन करके या कुछ कह के पढ़ के ही करेंगे। तो देखिए लिखा है कि श्रवण कौशल का मूल्यांकन या परीक्षण किसी प्रासंगिक विषय पर एक अनुच्छेद का वाचन करेगा। अध्यापक को सुनते सुनते परीक्षार्थी अलग अलग कागज पर दिए गए श्रवण बोध के अभ्यास को क्या करेगा, हल कर सकेगा। यानी कुल मिला जुला के श्रवण कौशल का क्या करना है, मूल्यांकन करना है कि बच्चा जो है, बच्चे का श्रवण कौशल कैसा है। तो वहां पे या तो अध्यापक वाचन करेगा और बच्चा क्या करेगा, सुनेगा। यानी यहाँ पे कथिताया कथाया का मतलब आप कह सकते हैं कि अध्यापक एक कथा कह रहा है, एक टॉपिक को पढ़ रहा है, एक टॉपिक एक अनुच्छेद का वाचन कर रहा है और बच्चा उसे ध्यान से क्या कर रहा है, सुन रहा है। और सुनने के बाद अगर वहां पे पुनर्पठन मूल्यांकन मतलब अगर आप बच्चे से प्रश्न पूछ रहे हैं और बच्चा प्रश्नों के जवाब दे रहा है, इसका मतलब वह सही से सुना है और उसका श्रवण कौशल ठीक ठाक है। ठीक, तो वही है कि श्रवण कौशल का मूल्यांकन करते समय कुछ न कुछ क्या करना होगा, वाचन करना होगा। अगला देखिए क्या है, अस्माभि भाषा कक्षासु चतस्रः योग्यता संयोजितव्या अस्ति। यानी यहाँ पे देखिए किसी शब्द के अर्थ के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी तक नहीं पढ़े तो अब पढ़ के क्या करेंगे कि अस्माभिमाने क्या होता है, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना, बस उसके भाव को निकालना है। देखिए क्या लिखा है, चतस्रः मतलब चार और योग्यता मतलब योग्यता। चार योग्यता मतलब चार कौशल। जो चार कौशल दिमाग में आ जाएगा तो आप जान जाएंगे भाषा के चार कौशल के बारे में बात हो रही है। और भाषा के चार कौशल कौन है, सुबोपली है। तो बताइए सब एक साथ चलते हैं कि सब अलग अलग चलते हैं। आपको हिंदी में पढ़ाया गया है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, कौशल, लिखना जो है एक क्रम से कौशल है, लेकिन जब बच्चे का भाषा विकास होता है तो चारों कौशल साथ चलता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक ही साथ विकसित होता है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। क्या ऐसा होता है? नहीं। बच्चे को क जब लिखवाते हैं तो कहते हैं कि का बेटा लिखो और उसका वाचन भी करो। यानी लिखने के साथ बोलने का भी काम हो रहा है और सुनने के साथ पढ़ने का भी काम हो रहा है। तो इसका मतलब चारों कौशल जो है
एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब संयोजित है, ठीक है, सब एक साथ ही काम करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि अस्माभि भाषा कक्षासु, यानी भाषा के कक्षा में जो 4 योग्यताएं होती हैं, चारों एक दूसरे से क्या हैं, कनेक्टेड हैं, संयोजित हैं। तो इन्हीं शब्दों को आपको थोड़ा सा देखना होगा। जब कई बार पढ़े रहेंगे तो संयोजित के जगह पे कुछ और लिख देगा, उसी का पर्यायवाची रहेगा, तब भी आप प्रश्न कर लेंगे। या ऐसा भी नहीं है कि केवल संयोजित ही हम खोजने लगे, संयोजित नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मिल भी जाए, लेकिन बहुत कम चांस है कि मिले, बस इसके शब्दों को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन मतलब तो वही रहेगा ना। अब सुबोपली है तो सुनने को हम श्रवण कह दे रहे हैं, लेकिन मतलब तो वही है ना। तो मतलब वही संयोजित की जगह कुछ और दे देगा, लेकिन इसकी पर्यायवाची ही रहेगी। देखिए हिंदी में लिखा है, हमारी भाषा कक्षा में 4 योग्यता एकीकृत होती हैं। और एकीकृत का मतलब आप जानते हैं, किसी कई चीज को इकट्ठा कर देना। जैसे आप कहते हैं कि जो पर्यावरण की शिक्षण है वह एकीकृत है, तो साइंस है, सोशल साइंस है, समान अध्ययन है, सबको मिला के एक विषय बना दिया गया है, जिसको क्या कहते हैं, ईबीएस। तो कई विषयों को जब एकीकृत कर दिया गया तो वही क्या बन गया, ईबीएस। तो कई कौशलों को जब एकीकृत करेंगे तो आप उसको भी कह सकते हैं कि जो चारों कौशल है वह क्या है, एकीकृत है, एक साथ चलते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है प्रारंभिक विद्यालय समय। यानी जब बच्चा शुरू में विद्यालय जाता है, शुरू के समय में जो बच्चा विद्यालय जाता है, बाला नाम का मतलब बच्चा, तो वहां पे किस भाषा का उपयोग होता है, गृह भाषा। तो देखिए गृह भाषायाम, इसी को हम क्या कहते हैं, मातृभाषायाम, या इसी को हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक भाषा। मतलब जो घर की भाषा होती है उसे हम अनौपचारिक कहते हैं, जिसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। चाहे बंडी पहने, चाहे जैसे, अगर दादी बुला ली, आओ तुमको एक कहानी सुनाते हैं, नैतिक कहानी है, इसमें तुम्हें पता चलेगा कि उचित है कि अनुचित है। ऐसा नहीं कहेंगे कि रुको 9 बज जाने दो, जाओ ड्रेस पहन के आओ, क्या ऐसा कहेंगी, नहीं। तो अगर ऐसा कहती तो वह हो जाता औपचारिक भाषा, जिसमें रूल रेगुलेशन होता है। लेकिन ऐसी भाषा जिसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, उसे आप क्या कहते हैं, अनौपचारिक भाषा। और अनौपचारिक भाषा को सीधा याद रखिए, घर की भाषा। और घर की भाषा को हम क्या कहते हैं, मातृभाषा। और मातृभाषा को ही हम क्या कहते हैं, गृह भाषा। अब देखिए एक चीज हम लोगों से गलती क्या होती है, जैसे हम लोग हर जगह क्या पढ़े हैं, मातृभाषायाम मातृभाषायाम मातृभाषायाम। अब ऑप्शन में आ गया गृह भाषायाम, तो हम इतना भी, हमारा मतलब जो सेंस ऑफ ह्यूमर है काम नहीं करता कि वही मातृभाषा ही लिखा गया है, बस उसका पर्यायवाची लिख दिया गया। तो उसी सेंस ऑफ ह्यूमर के काम करवाने के लिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना होता, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार कहीं पे मातृभाषा मिलेगा, तो 2-4 जगह जब गृह भाषा मिलेगा तो आपका दिमाग खुद ही स्ट्राइक करेगा कि वही मातृ का मतलब क्या हो गया, गृह। और हम कभी नहीं देखे रहेंगे तो हो सकता है नया शब्द हो तो हमारे लिए एकदम अलग हो जाए, हम उसको पकड़ ही ना पाए। तो यह तो स्वाभाविक है, जब हमारे सामने कभी आया नहीं तो हो सकता है हमसे गलती हो जाए, या तो इतनी बार हम पढ़े रहें कि चीजों को एकदम समझ लें। तो प्रारंभिक विद्यालय के समय में बालक को गृह भाषा का उपयोग कराना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए गृहात विद्यालयम प्रति सहज प्रस्थानम प्रोत्साहयति, ठीक है। यानी विद्यालय के प्रारंभिक समय में बालकों के गृह भाषा का उपयोग घर से विद्यालय के प्रति सहजता को प्रोत्साहित करता है। यानी अगर विद्यालय, मान लीजिए बच्चे को पहले मातृभाषा में ज्ञान दिया जा रहा था घर पे, अब वो डायरेक्ट कहाँ पे आ गया, विद्यालय में। अब विद्यालय में अगर उसके गृहात मतलब घर की भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो वह सहज महसूस करेगा। अब डायरेक्ट वो इतवार से उसको संडे पे ला दिया जाए तो उसको बड़ा अजीब लगेगा, वो सोचेगा कि अरे ये तो मतलब बड़ा कठिन चीज पढ़ाई है। तो इसलिए हमेशा बच्चे के मातृभाषा का प्रयोग करके ही उसे शिक्षण कार्य देना है, तभी बच्चा क्या होगा, प्रोत्साहित होगा। देखिए यहाँ पे गांधी जी का कोटेशन भी लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। अगला देखिए क्या है, सर्वे बालकाः
मातृभाषायाम अर्थात गृह भाषायाम विद्यालये अध्ययनम प्रारंभते ते प्रगति कुर्वन्ति। यानी अगर सभी बालक मातृभाषा या गृह भाषा में विद्यालय में अध्ययन प्रारंभ करेंगे तो वे क्या करेंगे, प्रगति करेंगे। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड मतलब पॉजिटिव लाइन लिखी गई है। अगला देखिए क्या है, लिखा है भाषा प्रयोग के अध्ययन को। देखिए भाषा प्रयोग हिंदी में बहुत बार हम लोग पढ़े थे कि नहीं, तो भाषा प्रयोग का माध्यम क्या हो सकता है, अनौपचारिक बातचीत, सामाजिक अंतःक्रिया, आत्म प्रकटीकरण, अभिव्यक्तिकरण, यही सब तो था। तो भाषा के प्रयोग के अध्ययन को समाज भाषा विज्ञान कहते हैं। अब ये बताइए कि हमने आपको बताया था कि भाषा प्रयोग हम सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से करते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया में कम से कम कितने लोग रहेंगे, 2 लोग। यानी 2 या 2 से अधिक लोग जहां पे रहेंगे वहीं पे सामाजिक अंतःक्रिया होगा। तो वही तो लिखा है कि इसे समाज भाषा विज्ञान कहते हैं, या आप डायरेक्ट कह दीजिए कि सामाजिक अंतःक्रिया भाषा विज्ञान कहते हैं। क्योंकि भाषा का प्रयोग अकेले नहीं हो सकता, स्वचिंतन केवल बच्चे ही करते हैं। ठीक है, जिसे हम ऐसा नाम भी दे दिए हैं कि अहम केंद्रित या व्यक्तिगत वाक, ऐसा नाम। तो भाषा प्रयोग के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, समाज भाषा विज्ञान कहते हैं। ये एक कोटेशन है, ये आपके ऑप्शन में कैसे आया है, प्रयोग भाषा अध्ययनम, यानी भाषा प्रयोग के अध्ययन को समाज भाषा विज्ञानम कथ्यते। यानी ये आपसे डायरेक्ट पूछा है कि प्रयोग भाषा अध्ययन, फिर खाली स्थान दे दिया है, ऑप्शन में रहेगा समाज भाषा विज्ञानम। और आप जानते हैं कि भाषा प्रयोग 2 या 2 से अधिक लोगों में ही हो सकती है। अगला देखिए, लेखन संदर्भे प्रक्रिया पद्धति, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। किसी में देखिए अगर एकदम क्वेश्चन ना समझ में आए तो हमने आपको बताया है कि एक चीज क्या खोजना है, प्रक्रिया। अगर गलत ही करना है तो हम प्रक्रिया वाला मारेंगे, जब हमको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो हम प्रक्रिया वाला जिसमें रहेगा उसमें कर देंगे। और दूसरा देखिए पॉजिटिव चीज यहाँ पे क्या मिल गया, संदर्भ। यानी यहाँ पे 2 चीज संदर्भ मिल रहा है, चाहे लेखन के रूप में संदर्भ हो, चाहे पठन के रूप में संदर्भ हो, चाहे बोलने के रूप में, मतलब भाषा के चारों कौशल कुछ भी लिखा हो, बस संदर्भ लिख दिया हो तो वह टैग वर्ड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और प्रोसेस अप्रोच का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अप्रोच, एक ऐसी तकनीक जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है, सही तकनीक हो सकती है। इसी को हिंदी में उपागम कहता है। ठीक है, तो ये मतलब पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद अगला देखिए क्या है, अगला है भाषायाम परीक्षाया, यानी भाषा के परीक्षा के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापन उद्देश्य प्रश्नानाम विविध रूपाणाम और कठिन स्तराणाम प्रमुख्यम। यानी यहाँ पे कह रहा है कि अगर भाषा संबंधित हमें एक परीक्षा यानी एक टेस्ट तैयार करना है, बच्चों का क्या करने के लिए, आकलन करने के लिए। ध्यान से देखेंगे, देखिए भाषायाम परीक्षाया का मतलब भाषा का क्या करना है, परीक्षा लेना है। संस्कृत भाषा का टेस्ट लेना है, हिंदी भाषा का क्या लेना है, टेस्ट लेना है। तो उसका प्रारूप हम बना रहे हैं, और उस प्रारूप को बनाते समय, काले मतलब समय, काल समय, तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बता रहा है कि सबसे पहले उस टेस्ट का आपका क्या उद्देश्य है, उसका ध्यान देना है। आप देखिए लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान पढ़ाते समय सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, मतलब इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चे के अंदर कौन कौन से सामान्य उद्देश्य यानी उसके लक्ष्य की पूर्ति होगी और कौन कौन से विशिष्ट उद्देश्य की। तो वैसे अगर आप एक परीक्षा तैयार कर रहे हैं तो परीक्षा के प्रारूप में भी कुछ उसका क्या होगा, उद्देश्य होगा। मतलब अगर आप तिमाही परीक्षा ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि बच्चा 3 महीने में बच्चे के अंदर कितना सुधार हुआ है, यानी एक उद्देश्य देखेंगे। प्रश्नानाम विविध रूपाणाम, यानी अगर भाषा की परीक्षा का प्रारूप आप तैयार कर रहे हैं, टेस्ट पेपर तैयार कर रहे हैं, तो जो प्रश्न होगा वो विविध रूप का होगा। जैसे लघुत्तरी प्रश्न भी होगा, अति लघुत्तरी प्रश्न भी होगा, और सही गलत वाला भी होगा,
मिलान वाला भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक तरीके का सब प्रश्न हो, ऐसा नहीं होगा। यानी मुक्त अंत वाला प्रश्न होगा, अपसारी होगा, सृजनात्मक होगा, स्वतंत्र रचना वाले प्रश्न होंगे। यानी प्रश्नों के विविध रूप का भी हमें ध्यान देना है। अब जैसे आप ही का टेस्ट ले लिया जाए और सीडीपी का टेस्ट मान लीजिए हम ले रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन हम ऐसे दे दें कि आप कर ही ना पाए, उसमें कोई विविधता ना हो, बस केवल कठिन सवाल, तो वह सही भाषा परीक्षा या जो भी विषय है उसका सही प्रारूप तैयार नहीं हो रहा। उसमें सरल क्वेश्चन भी होने चाहिए, कठिन भी होने चाहिए, मॉडरेट लेवल की भी होने चाहिए। ऐसा है तो इसका मतलब प्रश्नों का विविध रूप उसमें है। इसके बाद देखिए काठिन्यम स्तराणाम, यानी कठिन जो कठिन है उसका भी क्या होना चाहिए, स्तर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम सरल ही हो, हमने बता दिया सरल होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, मॉडरेट लेवल होना चाहिए, सब होना चाहिए। ऐसे ही देखिए जब किताब बनता है आपका तो क्लिष्ट शब्दों के अर्थ पीछे दे देता है कि नहीं, तो वही कह रहा है कि जब भी आपको भाषा के परीक्षा का प्रारूप निर्माण करना है तो आप उसके उद्देश्य का, प्रश्न के विविधता का और कठिन स्तराणाम, ये सब क्या है इसके लिए प्रमुख है। मतलब इन सबको हमको क्या करना है, देखना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज प्रमुख नहीं होता है जो आपके ऑप्शन में आया है, विविध लेखनम शैली नाम, यानी विविध लेखनम शैली नाम न प्रमुख्याम अस्ति, यानी कि विविध लेखन शैली की प्रमुखता आवश्यक नहीं होती, लेकिन उद्देश्य की आवश्यकता होती है। प्रश्न विविध रूप में होने चाहिए, इसकी भी आवश्यकता होती है। और स्तर जो होना चाहिए सरल, कठिन, मॉडरेट सब होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए क्या लिखा है, प्रतिलेखन प्रविधि। प्रतिलेखन का मतलब है जैसे प्रतिलिपि या फोटोकॉपी को भी हम कहते हैं ना कि दो प्रति कर दीजिए। दो प्रति का मतलब है कि जो उस पे छपा है वही उस पे भी छप जाए, यानी वहां पे डायरेक्ट क्या होगा, नकल होगा। तो अगर प्रतिलेखन प्रविधि का अर्थ होता है प्रतिलिपि या नकल होता है, इसे ट्रांसक्रिप्शन मेथड या प्रतिलेखन भी कहते हैं। यह एक कैसा टैग वर्ड है, नकारात्मक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, नकल। जैसे आप डायरेक्ट पूछ लेगा कि प्रतिलेखन प्रविधि क्या होता है तो आप बताएंगे ना कि मतलब नकल करके लिखना ही क्या है, प्रतिलेखन प्रविधि है। तो इसलिए इसको जानते रहेंगे कि प्रति का मतलब वही फोटोकॉपी या लिखना। अगला देखिए क्या है, बहुभाषीयता संसाधनम रूपे प्रयोक्तव्या, यानी बहुभाषिकता जो होती है संसाधन के रूप में क्या होती है, प्रयुक्त होती है। यतः प्रत्येक बालकः सुरक्षितः स्वीकृत मन्यते, यानी बहुभाषीयता एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होती है जो प्रत्येक बालक को सुरक्षित स्वीकार करने की मान्यता देता है। अगला देखिए क्या है, सस्वर पठन क्रिया। सस्वर पठन क्रिया प्रामुख्येन कनिष्क छात्र करणीया। कनिष्क मतलब छोटा, यानी सस्वर पठन की क्रिया प्रमुख रूप से कनिष्क छात्र करते हैं, छोटे छात्र करते हैं। छोटे छात्र जब भी किसी चीज को पढ़ते हैं तो मौन वाचन नहीं कर पाते, वह बोल बोल के क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो बोल बोल के पढ़ने का मतलब देखिए, सा मतलब साथ साथ, और स्वर का मतलब आवाज, आवाज के साथ अर्थ ग्रहण करके पढ़ने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, सस्वर पठन क्रिया कहेंगे। तो सस्वर पठन क्रिया प्रमुख होती है कैसे बालकों के लिए, छोटे बालकों के लिए, कनिष्क छात्रों के लिए। तो वही चीज लिखा है कि सस्वर पठन क्रिया प्रमुख रूप से कनिष्क छात्रों के द्वारा कहा जाता है। स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण, देखिए पठन का मतलब क्या होता है, अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है। यह पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है। आपको हिंदी में भी हमने बताया है कि जो सस्वर पठन होता है वो पठन की कैसी अवस्था होती है, प्रारंभिक। बच्चा पहले क ख ग घ क्या करता है, बोल बोल के पढ़ता है। वर्णमाला में लिपिबद्ध वर्णों की पहचान सस्वर पठन के द्वारा ही होता है। अब यहाँ पे सस्वर के कुछ फायदा है। देखिए पहला लिखा है, सस्वर पठन से बालक की झिझक, संकोच व हिचकिचाहट आदि का क्या हो जाता है,
निराकरण। अगर बच्चा बोल बोल के पढ़ रहा है तो उसके अंदर की झिझक क्या होती है, उसके अंदर की संकोच क्या हो जाती है, उसके अंदर की हिचकिचाहट, इस सब का निराकरण यानी सब समाप्त धीरे धीरे हो जाते हैं। और आज भी देखिए हम लोग जब पढ़ते हैं तो अगर बोल के पढ़ते हैं तो चीजें लगती है कि थोड़ा ज्यादा याद हो रही है, और मौन में पढ़ते हैं तो जैसे लगता है, महसूस होता है कि चीजें हमें जैसे कम याद हो रही हैं, या फिर हमें बैक जाना पड़ता है कि यहाँ से हम यहाँ तक कब पढ़ते हुए चले आए। ऐसा होता है नहीं कि मतलब लगता है कि अरे यहाँ से यहाँ आगे ऊपरा वाला ध्यान है नहीं रहता है, बस अक्षर पढ़ाता चला जाता है। तो ये चीज सही है कि सस्वर पठन से जो भी चीजें हैं वो अच्छी होती। बालकों का शब्दोच्चारण भी क्या हो जाता है, शुद्ध। शब्द का उच्चारण भी क्या हो जाता है, शुद्ध। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए जो ये इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि बालकों का अक्षर विन्यास जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि शब्द भंडार यानी शब्द संग्रह में क्या होती है, वृद्धि, यानी चीजें ज्यादा हमें याद हो जाती, और उस तरह से पढ़ने में हमें ज्यादा चीजें याद नहीं होती है। तो कुछ लोग जो बड़े हो जाते हैं तब भी वह बोल के अगर ना पढ़ें तो उनको चीजें याद नहीं होती है, जिसमें से हम लोग भी ऐसे ही थे। अगर बोल के नहीं पढ़ते थे तो चीजें याद है जैसे लगता था नहीं होती थी, और बोल के इसीलिए पढ़ते थे कि एक बार बोल के मान लीजिए पढ़े, उसके बाद दोबारा बोल के वीडियो बनाए, फिर तीसरी बार देखे, ऐसे मतलब एक एक नया नया तरीका निकालते जाते थे। एक बार जैसे जो टीचर नोट्स बनवाया है उसका रहेगा, फिर एक नई की जो है कॉपी खोज के एकदम उससे भी शॉर्टकट में एकदम अपना नोट्स बनाते थे। ऐसे 3-5 इधर उधर करते रहते थे एक चीज को कई बार। जब नए नए तरीके से आप सृजनात्मक तरीके से करेंगे तो रुचि आएगी, नहीं तो वही नोट्स वही चीजें पढ़ते पढ़ते लगेगा कि अरे इसको तो क्या किए हैं, पढ़े हैं, जबकि याद हो कुछ नहीं रहता, फिर भी हम सोचते हैं इसको तो कई बार पढ़े हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो नए नए तरीके से जब पढ़ेंगे तो एकदम इंप्रूवमेंट बहुत तेज होगा। अगला देखिए, स्वनिम। स्वनिम को हम फोनिम भी कहते हैं। ठीक है, स्वनिम क्या होता है, भाषायाम ध्वनि, यानी भाषा में जो ध्वनि होती है उसकी सूक्ष्मतम अर्थवान स्वनिम अस्ति। यहाँ पे ये शब्द आप याद रख लीजिएगा, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। ठीक, याद कर लेना है, यहाँ पे तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई अर्थ के साथ दे दिया है कि स्वनिम कहलाती है, जबकि पढ़ने से तो बहुत रिसर्च हुआ तब भी पता नहीं चल पाया कि अगर आप किसी चीज का जो है केवल ध्वनि निकालते हैं तो उसे अर्थवान कैसे कह सकते हैं, लेकिन जय बार दिया है, अर्थवान जरूर दिया है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो कैसी हो, अर्थवान हो, मतलब जिसको पढ़ने के बाद अर्थ निकले, उसी को हम क्या कहेंगे, स्वनिम कहेंगे। क्योंकि ये ध्वनि की सूक्ष्मतम ये वाला चारों में दे सकता है, लेकिन अर्थवान सिर्फ कै में देगा, एक में। तो आप चारों ऑप्शन ध्यान से देखेंगे जिसमें ये तीनों शब्द आपको मिल जाए कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ निकले उसी को हम क्या कहते हैं, स्वनिम कहते हैं। भाषा की ध्वनि में सूक्ष्म तथा अर्थवान स्वनिम होता है। किसी भाषा या बोली में स्वनिम उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। स्वनिम को ही हम ध्वनिग्राम भी कहते हैं। तो ये ध्वनि की सूक्ष्मतम इकाई ही है, तो इसीलिए इसको क्या कह देंगे, ध्वनिग्राम। इसी को हम स्वनग्राम भी कहते हैं। तो चाहे स्वनिम लिखा रहे, चाहे ध्वनिग्राम लिखा रहे, चाहे स्वनग्राम लिखा रहे, आपको देखना है कि ध्वनि की सबसे छोटी अर्थवान इकाई जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, स्वनिम कहते हैं। इसके बाद देखिए, जो आपके नोम चोम्स्की हैं वो भाषा अर्जन के कुछ क्या दिए हैं, स्तर दिए हैं। इन स्तरों की संख्या कितनी है, 5। ठीक, किसी किसी किताब में 6 देता है, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा नहीं है कितने स्तर होते हैं, लेकिन वास्तव में 5 स्तर जो ज्यादातर किताबों में मिलते हैं। और आपके संस्कृत में 2 ठो पूछा है। ठीक है, पहला भी पूछा है और दूसरा भी पूछा है। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे पहले और दूसरे को ही हम याद भी रखेंगे और किसी को याद नहीं रखेंगे, और कोई आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर हम तुक्का मारेंगे। पहला देखिए, पहले स्टेज को हम क्या कहेंगे, कूइंग स्टेज। क्या है, कूइंग स्टेज। और संस्कृत में इसे क्या कहेगा,
अनुकूजनम। ये माँ आप हटा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये संस्कृत वाला माँ है। ठीक, हिंदी में अगर देखेंगे अनुकूजन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुकूजन। अनु माने पीछे होता है ना, अनु माने पीछे यानी पहले, यानी बच्चा जब जन्म लिया है तो पहले जो स्टेज आएगा उसी को हम क्या कहेंगे? अनुकूजन। ऐसे याद रखेंगे, अनु माने पहले, पीछे। तो जो अनुकूजन है वो पहली अवस्था है। तो आपके एग्जाम में पूछा है कि 2 या 3 माह, जिसे संस्कृत में लिखा है द्वि या त्रय मासम ऐसे करके, 2 या 3 माह का जो बच्चा होता है वह भाषा अर्जन के किस स्तर में होता है? तो आपके ऑप्शन में क्या मिलेगा? अनुकूजन। और जब भी दिया है तो आगे कोष्टक में कुइंग भी लिख दिया है, लेकिन बाई चांस अगर कुइंग न लिखे तो आप अनुमाने पीछे वाला पहले वाला याद रखेंगे। और एक चीज ये भी ध्यान देंगे कि यहाँ पे 2 या 3 माह अगर है, 2 या 3 सप्ताह लिख देगा तो 2 या 3 माह के अंदर रहेगा ना, तब भी स्टेज क्या रहेगी? अनुकूजन ही रहेगा। इस स्टेज में बच्चा एक एक शब्दों को बोलना क्या करता है? सीखता है, यानी अनुकरण करता है सीधी से। मतलब अगर आप बोलेंगे बेटा मामा बोल तो बच्चा बोलेगा माँ, कहेंगे पापा बोल तो कहेगा पा, बाबा बोलो तो कहेगा बा, यानी वो अनुकरण करता है। तो इसीलिए जो 2 से 3 माह का बच्चा होता है वह किस स्टेज में होता है? अनुकूजन स्टेज में, जिसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कूइंग। उसके बाद दूसरा स्टेज आप दिमाग में रखेंगे कि 3 माह से ऊपर वाले बच्चे जो होते हैं, यानी आप डायरेक्ट आ जाएंगे आधा साल या 6 माह। ठीक, तो इस स्थिति को हम बैबलिंग कहते हैं। मतलब बच्चा इस समय क्या करता है? बबलाता है, बलबलाना। ठीक, तो ये जो बैबलिंग होता है इसको संस्कृत में जो लिखा है जल्पनम। इस माँ को फिर मिटा सकते हैं आप, इसे जलपन पढ़ सकते हैं, जलपन। ठीक, तो जो दूसरा वाला है वो क्या है? जलपन है। पहला वाला, पहला मतलब पीछे, पीछे मतलब अनुकूजन, तो वो हो गया अनुकूजन। और दूसरा हो गया जलपन। तो जलपन में बच्चा क्या करता है? देखिए लिखा है ऑप्शन में, शिशु वाक्य संबंधम पदम जलपनम। अब फिर देखिए संस्कृत का क्वेश्चन है, गड़बड़ा दे रहा है कि यहाँ पे बच्चा वाक्य बनाना तो सीख ही नहीं पाता है, लेकिन फिर भी जो प्रश्न में पूछा है वहां पे आपको ध्यान देना है कि शिशु वाक्य संबंधम पदम, मतलब वाक्य संबंध और पद को बनाना क्या करता है? सीख जाता है। अब इस वाक्य को हम लोग इस तरह से जानेंगे कि जैसे मामा और पापा अगर बोलना है तो बच्चा 2-3 शब्द मामा पापा बाबा इस तरीके से क्या कर लेगा? बोल लेगा। भले वो बलबलाएगा लेकिन इस चीज को क्या करेगा? बोल लेगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? जलपनम। अगर देखिए 2 से 3 माह वाला पूछा तो आप अनुकूजन लगा देंगे, 2 से 3 माह वाला नहीं पूछा तो आप क्या लगा देंगे? जलपनम। इन्हीं दोनों में से कोई टिक करेंगे। तीसरा देखिए क्या है? तीसरा है वन वर्ड स्टेज, यानी बच्चा अब एक वर्ड मतलब शब्द को साफ साफ बोलता है। जैसे बिल्ली को देखा तो कहेगा बिल्ली, कुत्ता को देखा तो कुत्ता। अभी ये नहीं कह पाएगा बिल्ली गई, 2 शब्द नहीं बोल पाएगा। 12 माह या 1 वर्ष की उम्र में बच्चा वन वर्ड स्टेज यानी एक शब्द को सही से बोलना सीख जाता है। उसके बाद जब 1.5 साल का हो जाता है तो 2 वर्ड स्टेज, यानी 2 शब्दों को साफ साफ, जैसे बिल्ली भागी अगर तो कह लेगा बिल्ली गई। ठीक, जो उसका भाई अगर कहेगा भाई गया, भाई खाया, भाई खाना खा लिया है, ऐसा वह अभी भी नहीं कह पाएगा। वो कहेगा किस अवस्था में? 2 से 4 वर्ष वाले में। 2 से 4 वर्ष वाले को लांगर अटरेंसेस कहेंगे। लांगर अटरेंसेस में बच्चा 50,000 से अधिक शब्द क्या कर सकता है? चुका रहता है। तो यहीं पे सारी चीजें बोलना शुरू करता है। देखिए पहला कुइंग है, कुइंग को हिंदी में क्या कहेंगे? अनुकूजन कहेंगे। अनुकूजन का जो है सबसे छोटा उम्र 2 से 3 माह। ठीक है, सर्वेश जाइए मुंह धो के आइए। उसके बाद बैबलिंग जो है, बैबलिंग का माह 6 वर्ष। और इसमें ऑप्शन में जय बार आया है, ये आया है कि शिशु वाक्य संबंधम पदम क्या कहलाएगा? जल्पनम। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। ये प्रत्यक्ष विधि का जिक्र जो है कई बार आपको मिलता है, चाहे हिंदी हो चाहे
संस्कृत को। तो प्रत्यक्ष विधि का मतलब जानते रहिए, अगर उसके अर्थ को निकाल उकाल लेंगे तो आप प्रश्न कर ले जाएंगे। हिंदी में तो बड़े आराम से कर लेंगे। देखिए, प्रत्यक्ष विधि का मतलब है डायरेक्ट मेथड। जैसे यहाँ पे संस्कृत जो पढ़ाई जा रही है वो हिंदी में पढ़ाई जा रही है ना, तो उसे आप प्रत्यक्ष विधि नहीं कहेंगे। ठीक, जैसे अगर हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं और संस्कृत पढ़ाने में हम किसी दूसरे भाषा का मदद ले रहे हैं तो उसे हम कभी भी प्रत्यक्ष विधि नहीं कहेंगे। अगर हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं और संस्कृत भाषा में ही पढ़ाते तो उसे हम क्या कह देते? प्रत्यक्ष विधि। अगर हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो उस क्लास में हिंदी का नामो निशान नहीं रहेगा। अंग्रेजी में व्याख्या, अंग्रेजी में प्रश्न, अंग्रेजी में उत्तर, अंग्रेजी में समझाएंगे, अंग्रेजी में ही सब कुछ करेंगे, तो उसे हम प्रत्यक्ष विधि तो कहेंगे ना, मतलब डायरेक्ट पढ़ाई हो रही। अगर संस्कृत है तो संस्कृत में ही पढ़ाई चल रही, वहां पे कहीं पर भी हिंदी का नामो निशान नहीं, तो उसे हम प्रत्यक्ष विधि। यानी कुल मिला जुला के एक पॉइंट याद रखना है कि प्रत्यक्ष विधि में हम मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो अगर हिंदी बोलेंगे तो टांग तोड़ देंगे। ठीक, तो समझ लीजिए कि वो बच्चा अगर उसको अंग्रेजी नहीं आएगा और हिंदी उसको हिंदी में समझाना है तब भी वह बोलेगा नहीं, मन में क्या किए रहेगा? लिए रहेगा। जब मन में लिए रहेगा तो इसका मतलब है कि वहां पे जो विधि चल रही है, कौन सी विधि चल रही है? प्रत्यक्ष विधि। ध्यान से देखिए, प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। प्रत्यक्ष विधि को सुगम पद्धति या निर्वाध विधि भी कहा जाता है। सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे अंग्रेजी को अगर अंग्रेजी भाषा में सिखा रहे हैं, कैसी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। संस्कृत को संस्कृत भाषा में सिखा रहे हैं, कैसी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। अगर उर्दू को उर्दू भाषा में सिखा रहे हैं तो कैसी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। लेकिन अगर उर्दू को हिंदी की सहायता से सिखा रहे हैं, यानी मातृभाषा की सहायता से सिखा रहे हैं, तो वह प्रत्यक्ष विधि नहीं होगी। अगर हम संस्कृत को अपने मातृभाषा की सहायता से यानी हिंदी की सहायता से सिखा रहे हैं तो वह प्रत्यक्ष विधि नहीं होगी। इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला है क्रम विक्षण। क्रम विक्षण। क्रम विक्षण का मतलब क्या होता है? स्कैनिंग। देखिए, हम लोग स्कीमिंग और स्कैनिंग ये दोनों हिंदी में पढ़े थे। ये दोनों तेज गति से पढ़ने की एक क्या है? तकनीक है। तेज गति से पढ़ने की एक तकनीक है जो पढ़ने की रणनीति का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे वही चीज सेम यहाँ पर भी पूछता है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग ये कर दिया है कि देखिए, जो अपनी चल भाषा में किसी भी घनिष्ठ मित्र के चल भाषा का अवलोकन करना ही क्या कहलाता है? स्कैनिंग। जैसे मैं बोल रहा हूं हिंदी और मेरा एक घनिष्ठ मित्र है जो भोजपुरी चाहे इंग्लिश बोल रहा है। ठीक, तो हम अगर हिंदी बोल रहे हैं और वह इंग्लिश, या आप इंग्लिश कह दीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा है, तो हमसे थोड़ा सा जो अलग बोल रहा है इंग्लिश वाला वर्ड, उसको हम क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। कि मतलब उसको हम लेते हैं कि यह इस चीज का प्रयोग कर रहा है, इसको हम भी प्रयोग में ला सकते हैं। नहीं कहते हैं कि बीच बीच में इंग्लिश का प्रयोग कर रहा है तो उसको हम भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो उसको आप कैसे ग्रहण करते हैं? स्कैनिंग के द्वारा। तो वही कह रहा है कि स्वकीय चल भाषे, यानी स्व मतलब अपनी चल भाषा, कस्यापि घनिष्ठ मित्रस्य चल भाषा का अवलोकन करना। यानी कि अपनी चल भाषा में किसी भी घनिष्ठ मित्र के चल भाषा का अवलोकन करना ही क्या कहलाता है? क्रम विक्षण का उदाहरण होता है, स्कैनिंग का उदाहरण होता है। और स्कैनिंग हो चाहे स्कीमिंग हो, ये दोनों पढ़ने के एक क्या हैं? तरीके हैं। इसके बाद अगला देखिए, आप सभी लोग जानते हैं स्कैफोल्डिंग। बताइए, स्कैफोल्डिंग किसने बताया है? वाइगोस्की ने बताया है। तो स्कैफोल्डिंग वाइगोस्की ने बताया है और इसको हम संस्कृत में क्या कहेंगे? सोपानीकरणम कहेंगे। क्या कहेंगे? सोपानीकरणम कहेंगे। अब स्कैफोल्डिंग आपको याद आ गया होगा। स्कैफोल्डिंग में तुरंत याद आना चाहिए साइकिल। पीछे से पापा या भैया क्या किए हैं? पकड़े हैं। कैसा सहयोग? अस्थायी सहयोग। कब दिया जाता है? शुरू में।
तो शुरू में जो सहयोग दिया जाता है ऐसा ही कुछ प्रश्न में लिखा होगा। देखिए लिखा है, कोई चौथी कक्षा का छात्र अपनी माता की सहायता से पाठ पढ़ने के लिए उस पर आधारित कार्य को करने के लिए समर्थ हो पाता है। मतलब माता अगर सहायता करती हैं तभी वो पाठ को क्या कर पाता है, पढ़ पाता है। इसका मतलब वह क्या हो गया, स्कैफोल्डिंग। अगर बच्चा आधा पढ़ लेता और आधा पढ़ने के बाद माता सहायता करती तब पढ़ने में समर्थ होता तो क्या हो जाता, जेडपीडी हो जाता, क्योंकि वहां पे कब सहायता दी जाती है, बीच में। और अगर बात कर देता कि मतलब अपने से ज्यादा जानने वाले से बच्चा सीख रहा है तो वह क्या हो जाता, यमकेओ हो जाता। तो वही है कि शुरू में दिया गया सहयोग, अस्थायी सहयोग या वर्तमान सहयोग क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। फिर देखिए भाषा में एक विधि होती है जिसे आप क्या कहते हैं, अध्यापन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्यापन विधि कहते हैं। अध्यापन का मतलब है पढ़ाने वाली विधि, मतलब हमको कैसे पढ़ाना है, पढ़ाने वाली विधि को हम क्या कहते हैं, अध्यापन विधि। तो देखिए लिखा है कि पाठ कैसे पढ़ाना चाहिए, यह अध्यापन विधि निर्देशित करती है। अध्यापन विधि यही बताती है कि हमें एक पाठ को कैसे पढ़ाना चाहिए। उसी को संस्कृत में लिखा है, अध्यापन विधि निर्दिशति कथम माने कैसे, पाठितव्यम माने जो है कथम माने कैसे, और पाठितव्यम माने पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कुछ जैसे तबियत है, तबियत प्रत्यय चाहिए के अर्थ में लगता है। ठीक है, तो तुमुन भी ऐसे किसी के लिए लगता है। तो जब आप प्रत्यय पढ़ेंगे उसका अर्थ पढ़ लेंगे तो आप तुरंत जान जाएंगे यहाँ पे पढ़ाना चाहिए लिखा है। ठीक है, तो अध्यापन विधि निर्देशित यानी अध्यापन विधि निर्देशित करती है कैसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आप ध्यान देंगे। तो अभी 23 पेज खत्म हुआ है, अभी 31 तक जाना है। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं, थोड़ा सा ईवीएस पढ़ लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं होगा। भाषा के अध्यापन में अभिनय, पहेलियों, समस्या, प्रश्नोत्तर इत्यादि को अध्यापन प्रविधियां कहलाती